ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको जितना बता दिया था उतना आपको आई होप याद होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई हमारे पास होते हैं 3 प्रकार की चीजें, जिसमें हमारा सबसे पहला हमारे पास आता है कंडक्टर, हमारे पास आता है कंडक्टर। दूसरा आता है हमारा इंसुलेटर, तीसरा आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर, चौथा हमने हाल ही में पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक। हम बात करने वाले हैं आज की तारीख में कंडक्टर की। तो हमने बताया था कल की क्लास पूरी कंडक्टर की क्लास थी। कंडक्टर क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका पूरा हिस्ट्री हमने पढ़ाया और आपको समझाया कि भाई कंडक्टर के पास बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, करंट जनरेट होता है। उस करंट की वैल्यू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उसी करंट की वजह से क्या होता है, चार्ज जब मूव होता है तो करंट जनरेट होता है। तो हमने भाई करंट की बात करी तो करंट कितना होता था, Q/T। हमने क्या बताया था, Q/T। और करंट I एवरेज की बात करी थी तो एवरेज की वैल्यू कितनी होती थी, डेल्टा चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज गया, यह होता है एवरेज। फिर हमने बात करी इंस्टेंटेनियस करंट, जो मैंने आपको बताया था कल, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करी तो I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dQ/dt, कि भाई एक पर्टिकुलर स्लॉट में कितना करंट है। कि अगर वेरिएबल करंट हो, यहां पर बात करते हैं वेरिएबल करंट की, जब हम बात करते हैं वेरिएबल करंट की तो हमारा फॉर्मूला बनता ही है। जब हम कांस्टेंट करंट की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता ही है कि कितने टाइम में कितना चार्ज गया। अब सिंपल सी बात यह है कि आपको यह समझना है कि मान लीजिए आपको यह बताया गया कि यह कंडक्टर था, इस कंडक्टर के जो चार्ज पार्टिकल थे वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे थे, T³ 2T² प्लस 3T। एक सेकेंड, चार्ज जो है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से चेंज हो रहा था, प्लस 2T⁴ प्लस T प्लस 1, कुछ इस तरह से आगे चार्ज जा रहे थे। इस कंडक्टर के अंदर से कुछ चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे कुछ इस तरह में। तो मैंने पूछ लिया भाई what will be the current at t is equal to 4 सेकेंड। कितना करंट होगा टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, कितना करंट होगा। अगर इतना चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो कितना करंट आ जाएगा, कितना करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर में से एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यह सवाल है। तो अगर देखने वाली बात यह है तो करंट का फॉर्मूला होता है करंट इंस्टेंटेनियस। अब देखो क्या है कि यहां मांग रहा हूं मैं इंस्टेंटेनियस करंट, क्या मांग रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस करंट का मांग रहा हूं कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना करंट। जब मैं इंस्टेंटेनियस करंट मांगता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, करंट इज इक्वल टू dQ/dt। डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट, या डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखा जाए तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dQ, तो d/dt। अब चार्ज की वैल्यू टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, चार्ज की वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है ऐसे, तो हम कर दो 3T² प्लस 2T³ प्लस 2T⁴ प्लस T प्लस 1, कुछ इस तरह से काम चल रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों बताओ टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना करंट जा रहा है। क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल हो जाएगा। करंट कैसे वेरी करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्ज वेरी कर रहा है तो करंट वेरी करेगा। तो बस यहां से खेल गए। I इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई हम हर एक टर्म में करेंगे। किस में करेंगे, हर एक टर्म। तो हो जाएगा d/dt ऑफ 3T² d/dt ऑफ 2T⁵ प्लस d/dt ऑफ 2T⁴
प्लस डी बाय डी टी ऑफ टी प्लस डी बाय डी टी ऑफ 1। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डी बाय डी एक्स की पावर एक्स की पावर तो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना, यही होता है। बस पुट कर दो, i इज इक्वल टू 3 बाहर 2 बाहर 3 2 जा 6, टी की पावर 2 माइनस 1 टी की पावर 1 प्लस 2 बाहर, ठीक है सर, 3 बाहर 3 2 जा अगेन 6, कितना टी की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 2 बाहर 4 बाहर 2 4 जा 8 टी की पावर 4 माइनस 1 3 प्लस 1 बाहर टी की पावर एन 1 बाहर टी की पावर 1 माइनस 1 टी की पावर 0 टी की पावर 0 इक्वल टू 1 1 इंटू 1 बोलो 1 प्लस अब यहां पर t की पावर 0 है तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी यानी 0, ये लो खत्म। तो भाई किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, d बाय डी टी ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये पता होना चाहिए। अब कुछ मत करो, यहां पर आ गया आपके पास खिलाड़ियां और यहां पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू कितनी, अब करंट की वैल्यू पता चल गई टाइम को, मतलब अब अपन को पता चल गया भाई करंट की वैल्यू टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रही, बस आपको टाइम की वैल्यू पुट करनी, करंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर, कितनी है t इज इक्वल टू 4, बस यहां से देख लो i कितना आया, i इज इक्वल टू 6t प्लस 6t स्क्वायर प्लस 8t की पावर 3 प्लस 1। अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे पुट करना है करंट की वैल्यू निकालने के लिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर करंट निकालना है, तो i विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 1। i इज इक्वल टू 6 4 कितना होता है जल्दी बताओ, 6 4 कितना होता है जल्दी बताओ, 6 4 24 प्लस ये 6 4 4 16 16 4 कितना होता है, सॉरी 16 6 कितना होगा, 6 6 36 6 1 6 96, तो कितना हो जाएगा 96। अब ये 4 का क्यूब यानी 64 और 64 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8 4 कितना होगा 24, 8 4 कितना 8 6 48 प्लस 2 50, तो कितना होगा, हाँ सॉरी 8 4 कितना होता है 32, 8 4 32 और 8 6 48 प्लस 3 51, तो कितना हो गया 512 प्लस 1। अब सबको प्लस कर दो, आंसर कितना आ रहा है जल्दी करो, i इज इक्वल टू 24 प्लस 96 प्लस 512 प्लस 1 6 4 10 और 3 13 10 और 3 13 और आ गया 633 एम्पियर का करंट बह रहा है। छापो। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ईच सेकेंड 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन flows from right to left across a cross section of a wire attached to the two terminal of a battery. Calculate the magnitude and direction of the current in the wire. ये वही वायर है, इसमें आपको करंट निकालना है कि अगर एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक बैटरी के अंदर, जल्दी से ट्राई करो फटाफट। ओके, तो ईच सेकेंड टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड का दिया हुआ है। देखो सवाल को सॉल्व कर रहे हैं अपन, ईच सेकेंड कितने चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने क्यू, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्यू नहीं दिया है, वो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिया है, 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन, कितने 10 की पावर 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। अब कहां से कहां पास हो रहा है ये भी दिया है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहले एक कंडक्टर बना लेते हैं, एक बेहतरीन सा कंडक्टर बना लेते हैं, और ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पास हो रहे हैं कहां से कहां तक, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन वाला फंडा हम आपको समझा देंगे, ऑफ अ वायर टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। चलो यहां बैटरी लगी हुई है। अब यार देखो यार, बैटरी ऐसी भी लगी हो सकती है और बैटरी ऐसी भी लगी हो सकती है, तो अभी पूरा सिचुएशन जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि बैटरी कैसी लगी हुई है, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, बैटरी लगी हुई है लेकिन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन। पहली चीज, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसको जस्ट रिवर्स में कौन जाता है, करंट, ये आपको पता ही है। तो बस आपको बैटरी ऐसी लगानी है कि करंट का डायरेक्शन ऐसा हो, सिंपल है। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट ऐसे जा रहा होगा,
वो करंट से आ रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया जो करंट का डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। अब क्या बोल रहा है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने दिए हुए और टाइम कितना दिया हुआ 1 सेकेंड। आपको निकालना करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय T। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर चार्ज नहीं है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करूंगा, I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी होती है, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, ये आपको पता है। यहां आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये आएगा इंटू E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यही होगा पक्का। टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इतना, बस खेल लो। कितना होगा 10 की पावर 17, 10 की पावर 17 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। दिस इज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 1, यानी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 एम्पियर्स। यही आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया ग्रेसी, आपका आंसर आ गया। और डायरेक्शन जो होगा वो होगा लेफ्ट टू राइट। किसका? डायरेक्शन ऑफ द करंट इज लेफ्ट टू राइट। तो कहां से? लेफ्ट से राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां लिख सकते हो आप हायर टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हो, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, छाप लो। मेरा सवाल सबसे पहले जिससे है वो उसका नाम है रिया। रिया अपना माइक अनम्यूट करें, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है यूट्यूब के लिए। रिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ रिया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? गुड। अब मेरा सीधा सीधा सवाल है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? करंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी है? सवाल, दो ऑप्शन है 50-50 में। वेक्टर, आपका आंसर है वेक्टर, क्योंकि यहां पर मेरे पास करंट का डायरेक्शन भी रहा और मैग्नीट्यूड भी रहा। अगला सवाल जो है वो है तनिष्क से। तनिष्क, क्या रिया सही बोल रही है? क्या रिया सही बोल रही है? रिकॉर्ड हो रहा है भाई। हाँ, क्या? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब रिया गलत बोल रही है। अल्टीमेटली रिया गलत बोल रही है। अब इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला जो मुझे बताया वो बताएगी श्रेया। श्रेया, मुझे बताओ कि क्या करंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो मेरी बच्ची, अब तुम ही आंसर ये दे सकती हो मुझे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तब भी ये स्केलर है, ऐसा क्यों? बस यही खेल था जो मैं समझाना चाह रहा था। सुन लो, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 बहुत बड़ी क्या बोल सकते हैं, अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। तो पहली अग्नि परीक्षा यह है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अग्नि परीक्षा पहली जो पास करना होती है वो होती है कि उसके पास होना चाहिए मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। दूसरी अग्नि परीक्षा होती है कि उसके पास क्या होना चाहिए? एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन मात्र से, मैग्नीट्यूड मात्र से कोई क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर नहीं कहलाती। दोनों होने से वेक्टर नहीं कहलाती। तीसरी और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी की जो अग्नि परीक्षा है वो है
इट शुड फॉलो, इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अभी इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं, डरना नहीं। ये दो तो हो गई, लेकिन इसको ये भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज या दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम समझा देते हैं आपको, बिल्कुल समझा देते हैं, बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। मान लो ये है एक पॉइंट और इस पॉइंट पे एक वेक्टर काम कर रहा है जिसका नाम है ए वेक्टर, और इसी पॉइंट पे एक और वेक्टर काम कर रहा है जिसका नाम है बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? थीटा, मान के चलो थीटा। अब मैंने कह दिया भाई जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स का वो कितना आता था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। यानी इन दोनों के बीच का एंगल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर एंगल चेंज करोगे तो इन दोनों के रिजल्टेंट में फर्क पड़ेगा। यानी दिस इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यानी रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आंसर भी आएगा वेक्टर। इसका जो आंसर है वो ये है, और ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये जो आंसर है वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है। और हमने कहा था कि जो डायरेक्शन होता है वो होता है tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये होता था tan अल्फा, और ये एंगल जो अल्फा है वो किससे है? a से। वेयर एंग अल्फा इज द एंगल बिटवीन, ये ध्यान रखना, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए, ये ध्यान रखना। ए से ही है एंगल, बी से नहीं है, बी से अलग हो जाएगा खेल। तो ए से जो है ये एंगल बन रहा है। अब हमारा करंट जो है वो ऐसे काम कर रहा है। मान लो ये एक जंक्शन है, ठीक है, और इस जंक्शन पे 1 2 3 ऐसे खेल रहे। चलो ठीक है, एक और खेल लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच का ये एंगल जो है वो है 120। ये 120 है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहां पर 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां जा रहा है 3 एम्पियर का, यहां आ रहा है 7 एम्पियर का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जाएगा या आएगा, या कितना जाएगा और कितना आएगा? कोई बता पाएगा? कोई भी बता पाएगा? भाई यहां 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां इस टर्मिनल से 7 एम्पियर आ रहा है, इस टर्मिनल से कुछ जाएगा 100%, और यहां से जा रहा है 3 एम्पियर। तो इस वाली टर्मिनल से कितना करंट जाएगा, ये सवाल है। कोई भी मुझे इसको सॉल्व करके बता सकता है। नाइन एम्पियर कैसे? 5 और 7 कितना हो गया? 12, 3 निकल गया, और कितना बचा? 9 3 12, यानी 9 एम्पियर जाएगा। यानी टोटल करंट या समेशन ऑफ आई एट जंक्शन पर जो नेट करंट होता है वो कितना होता है? 0। और इसी को बोलते थे किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, है ना? यही था। भाई तुमने एंगल का ध्यान क्यों नहीं रखा? एंगल भी तो इंपॉर्टेंट था। एंगल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और हमें पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन दोनों के बीच का एंगल बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जब एंगल मैटर करता है इसका मतलब यह है कि यहां एंगल मैटर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वेक्टर तो नहीं है। 100% ट्रू, ये वेक्टर नहीं है। लेकिन आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताता हूं, ये स्केलर भी नहीं है। ये स्केलर भी नहीं है। अच्छी किताबें, SC वर्मा अच्छी वाली किताबें उठा लो। ये एक टेंजर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये बीच की है। ये टेंजर क्वांटिटी है, ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर। लेकिन सुन लो अभी सुन लो, डरो मत।
लेकिन किताबें अगर स्केलर क्वांटिटी लिखती हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ये मान्य है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मान्य नहीं है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर, और इन अच्छी टर्म्स, अच्छी किताबें, इट इज अ टेंजर क्वांटिटी। मैं आपको बताता हूं, एक बढ़िया सा बच्चा था मेरे स्कूल का जो अच्छी कोचिंग जाता था, नाम नहीं लूंगा उस कोचिंग का। उस कोचिंग का बच्चे ने मुझसे पूछा, सर मेरे को एक सवाल आया था एक मॉक टेस्ट में, वो मॉक टेस्ट देता था, तो उसमें एक सवाल आया था कि सर वेदर द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नन ऑफ दिस, और टेंजर क्वांटिटी, तो इसका सही आंसर क्या लगाऊं। तो भाई मैंने बताया उसको कि मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर तू लगाएगा टेंजर क्वांटिटी, क्योंकि ऑप्शन में स्केलर भी है टेंजर भी है। जब टेंजर लिखा रहेगा तो तू लगाएगा टेंजर, लेकिन अगर टेंजर नहीं है और स्केलर वेक्टर नन ऑफ दीज और दोनों, तो तू लगा के आएगा स्केलर क्वांटिटी। अभी आपको समझ में आ गया कि स्केलर है या टेंजर है, दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन अगर हो तो भाई तुम लगा के आओ टेंजर, अगर ऑप्शन में टेंजर नहीं है तो 100% ट्रू स्केलर, लेकिन कोई भी वेक्टर मत बोल देना, चपेड़ पड़ेंगे उसके। चलो छापो। ओके, तो सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो देखो हमें पता करना है, हमें करंट की वैल्यू पता है, हमें करंट की वैल्यू कितनी पता है, 0.5 एम्पियर। हमें एक्चुअली पावर भी दे दी है, लेकिन इस पावर का कुछ भी नहीं है, पावरलेस है। कितना है, 60 वॉट दे रखा है, हमें इससे मतलब ही नहीं था, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखो कैसे हमें निकालना है, क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट मतलब कितनी रेट से पास हो रहे हैं, यानी पर सेकेंड कितना पास हो रहा है। तो n की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट। ये क्वेश्चन मार्क, हमें चार्ज नहीं दिया, q इज इक्वल टू प्लस माइनस है, एन ई की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया हुआ है। अब जो दिया उससे खेल पाएंगे, नहीं तो सवाल गलत है। अब देखो कैसे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्या क्यू दिया है, नहीं, तो I इज इक्वल टू एन ई, एन इंटू ई बाय टी, क्या n दिया है, नहीं, e दिया है, हाँ, t दिया है, हाँ, एक सेकेंड तो है। करंट क्या होता है, करंट फॉर्मूला क्या होता है, काई इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम, तो यहां एक सेकेंड का ही तो चल रहा है काम, तो करंट की वैल्यू कितनी रखी है, पर सेकेंड, बस यहीं से खेल गए। तो करंट कितना, 0.5 इज इक्वल टू एन इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू निकाल लो, ऊपर ले जाओ, एन इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, माइनस का क्या हो गया प्लस। ये एक सेकेंड का खेल होगा, तो n विल बी इक्वल टू 0 से 0, n इज इक्वल टू 5/16 इंटू 10⁻⁻, प्लस ऑफ 19। अब इसको एक काम करो, 2 0 लिख लो, यहां कितने हो जाएंगे, 10⁻17। अब देखो कैसे, 425 जा, 4 जा, एक और 25 ले आओ, एक और 100 ले आओ, ये हो गया 15, ये हो गया 15, एक 100 और आ गया, 4 1 जा 4, 425 जा 100। बस अब कुछ मत करो, 25 इंटू 25, 625 इंटू 5 इंटू 10⁻15, न्यू n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 5 6 जा 31। सही है, गलत है। n इज इक्वल टू 5 5 जा 25 का कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10, 11 2, 5 6 जा 31, 1325 इंटू 10⁻15, या हम लिख सकते हैं 3.125 इंटू 10⁻18। ये लो, पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने ट्रैवल कर रहे थे। ओके, तो भाई सवाल है i इज इक्वल टू 4t की पावर 5 प्लस 12t की पावर 4 प्लस 36t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 प्लस 4t प्लस 5। ये i का जो कंपैरिजन चल रहा है वो किसके साथ चल रहा है, t के साथ। i की वैल्यू t के साथ कुछ इस तरह से बढ़ रही है या कम हो रही, जो भी है, जैसे बढ़ ही रही है। तो उसने बोला टोटल चार्ज 8 सेकेंड में कितना बहेगा। तो भाई हमको पता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यहां से खेलेंगे अपन। अब भाई जब Q को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू T तो हमें मिलता था I, अब यहां तो I दे दिया, तो क्या करें। तो भाई T को ऊपर ले जाओ I के पास, तो क्या हो जाएगा, I dt इज इक्वल टू डी क्यू। अब डी क्यू मतलब टोटल,
अब टोटल निकालना यानी ऐड करना, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी, आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी लिख दे, 0 से टोटल चार्ज क्यू डी क्यू, इंटीग्रेशन कहां से 0 से 8 तक। अब मैं अलग अलग भी कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं, 4t की पावर 5 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से 8 12t की पावर 4 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से 8 36t की पावर 3 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से 8 t की पावर 2 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से 8 4t की पावर 4t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से 8 5 dt। अब मुझे ये बताओ कि इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, मतलब मेन था ये। मैं कह नहीं रहा हूं कि ये कैलकुलेशन टफ आए, नहीं आएगा, टफ ही आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन क्या मैं सोच रहा हूं कि तुम अगर यहां तक सोच पाओगे तो आंसर ले पाओगे, तुम अगर यहां तक सोच पाए तो ये आंसर पे आ पाओगे, अगर यहां तक ही नहीं सोच पाए तो यहां नहीं आ पाओगे, फिर तो कैलकुलेशन ही है। देख लो, टोटल चार्ज Q -0 Q, 4 बाहर, देखो पहले वाले में से 4 बाहर, 4 बाहर, 5 बाहर, t की पावर 6/6 प्लस, और कहां से कहां तक 0 से 8। अब हर जगह जहां t है वहां 8 लिख देना, 0 मत लिखना, पहले 8 लिख देना, वैसे 0 से 8 लिखते हैं अपन, है ना। फिर देखो 12 बाहर, 4 बाहर, t की पावर 5/5, और जहां जहां t है वहां 8 लिख देना, प्लस 3 बाहर, 3 बाहर, 3 3 9, और t की पावर 4/4। अरे यार तुमने गलत लिखवा दिया, 36 क्या लिख रहे सर, ठीक है 36 नहीं आएगा, 36 फिर 3 बाहर, 36 इंटू 3 और t की पावर 4/4, कहां से कहां तक 0 से 8 प्लस t 2 बाहर, t की पावर 3, 2t की पावर 3, कहां से कहां तक 0 से 8, 2t की पावर 3/3 प्लस 4t²/2, कहां से कहां तक 0 से 8, और यहां आ जाएगा 5t। अब जहां t की वैल्यू है वहां लिख दोगे 0 से 8, अब जहां जहां t है वहां 8 लिख दो, अब 8 लिखोगे तो 12 बच जाएगी, कितना हो गया 20, 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 4 द 48 इंटू 8 की पावर 5/5 प्लस 36 इंटू 3, 3 6 द 18 108, 8 की पावर 4/4 प्लस 2 8 की पावर 3/3 प्लस 4 8 की पावर 2/2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1। चार्ज इज इक्वल टू 20 इंटू 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 को सॉल्व कर लो तो यहां से खेल गए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 10/3, तो हम लिख देंगे इंटू 10/3 प्लस 48 इंटू, तो ऐसे 48 इंटू 8 की पावर 5/5 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लो, 36 9 9 3 या 27, 27 इंटू 8 की पावर 4 प्लस 2/3 इंटू 8 की पावर 3 प्लस 2 2 4 इंटू 8 की पावर 2 यानी 64 प्लस 40। अब यहां से कॉमन निकाल के सॉल्व कर लो, वैसे ये आंसर है। चलो, हमें 8 की पावर 6 तक जाना ही नहीं है, हमें मेन काम था हमारा ये करना, इस क्वेश्चन तक आना। छापो।